बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुम कब जाओगे अतिथि पाठ पढ़ा रही हूँ। कुछ अंश शेष बचा है जिसको मैं बता रही हूँ कि जब अतिथि 4 दिन तक लगातार रुक गया तो पत्नी ने धीरे से पूछा कि कब तक टिकेंगे ये। कहने का मतलब पत्नी ने अपनी भावना को ऐसे प्रकट किया कि कब तक वो टिकेंगे, और अंत में लेखक ने कंधे उचकाकर जवाब दिया कि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो कब तक टिकेंगे। तो उन्होंने सीधा सपाट सा उत्तर दिया, तब तो मैं आज खिचड़ी ही बनाऊंगी। लेखक ने भी कह दिया बनाओ। कहने का मतलब कि अतिथि ने अपने सत्कार को स्वयं बिगाड़ा। अगर एक निश्चित समय के बाद वो चला जाता तो उसका सत्कार डिनर और अच्छे लंच से किया गया था। ससम्मान अपने घर वो वापस जा सकता था, परंतु 4 दिन के बाद कपड़े धोने पर सबके मन में ये आ गया कि ये निश्चित है कि अब अतिथि रुकेगा। तो उन्होंने उनके मन में भावना जो सत्कार की थी वो खत्म हो गई। तो सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। कहने का मतलब अगर अब तुम नहीं गए तो हम पूरा घर उपवास भी कर सकते हैं और उपवास की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि हम खिचड़ी तक पहुंच चुके हैं। तो अंत में हम ये कहेंगे कि आज हमारे यहाँ सब घर में सब लोग व्रत हैं। तुम्हारे मेरे संबंध संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, यानी मित्रता का प्रेम जो है अब वो परेशानी का कारण बन गया था। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा और मेरा संबंध जो है वो ठीक उसी तरह से रह गया जैसे कि कोई किसी चीज़ से दूर भागे। संक्रमण, छूत की बीमारी जो कहते हैं जिसको, इस तरीके से कि अब उससे दूर भागने की इच्छा हो रही है। एक उबाऊपन आ गया है, एक लाचारी आ गई है, और अब वो उस रिश्ते में मिठास खत्म हो गई है। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। उनका कि अब इससे ज़्यादा उबाऊपन नहीं किया जा सकता, इसलिए अब तुम्हारे आगे मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। और मन ही मन वो कहता है तुम जाओ ना अतिथि, कि अब तो तुम चले जाओ। अब हमारे तुम्हारे प्रेम के बीच में जो संबंध है उस संबंध में भी अब इतनी मिठास भी नहीं रह गई है, वो एक तरीके से मजबूरी बन गई है। तो अब तो तुम जाओ ना। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, आराम की ज़िंदगी होती है, दूसरों के यहाँ जाके टिक जाना सबको अच्छा लगता है। तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा, स्वागत सत्कार हो रहा है, हर तरह से तुम्हें तकलीफ़ें नहीं मिल रही हैं, खान पान मिल रहा, सब चीज़ का ध्यान रखा जा रहा, तो तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा। परंतु हमारी सीमा अब डोल गई है। अब उनके जो धैर्य की सीमा थी वो डोल गई थी। तो उन्होंने कहा कि सभी लोग को बहुत अच्छा लगता है दूसरे के यहाँ, परंतु अब हमारी जो सीमा है वो डोल गई। घर को जो स्वीट होम कहा जाता है, तो स्वीट होम का मतलब कि प्रेम भाव, मित्रता, सब चीज़ की मिठास उस घर के अंदर हो, खान पान रहन सहन, तो वो स्वीट होम है। लेकिन दूसरे के होम की स्वीटनेस बिगाड़ने का जिम्मा कौन लेता है? अतिथि, और वो भी ऐसा अतिथि जो आकर जाने का नाम न ले। तो ऐसे अतिथि को ये सोच के कि वो दूसरे के घर की स्वीटनेस बिगाड़ने पर लगा है, तो उसने कहा कि अब तुम्हारा चला जाना बेहतर होगा, अच्छा होगा, और अब मुझे ये तुम्हारा रुकना बहुत खल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। शराफत तो इसी बात की है कि अब तुम चले जाओ, अन्यथा किसी को गेट आउट कह करके बाहर भेजना अपमान नहीं, अति अपमान है। तो उनके मन में बार बार आ रहा है कि तुम चले जाओ, अन्यथा कभी मेरे मुंह से ये भी निकल सकता है। तो उन्होंने ये चीज़ कहा है
कि जो मैं बोल नहीं रहा हूँ मेरे मन की भावना है, तुम उसे समझो और इस घर की स्वीटनेस को बना रहने दो और वापस चले जाओ। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे आगमन का 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। उन्होंने कहा कि 4 दिन तुमने बिता लिया है, 5वें दिन का सवेरा होने वाला है। अगर तुम अब भी बिस्तर गोल नहीं कर रहे हो, यानी जाने के लिए अपनी अटैची तैयार नहीं कर रहे हो, तो फिर वो बहुत कठिन समय हो जाएगा। मैं तुम्हारा सम्मान तुमको दे सकूं, तो तुम्हारी धरती तुम्हें पुकार रही है, तुम जाओ। आशा है तुम सम्मानपूर्वक ये निर्णय ले लोगे कि तुम मेरे धैर्य की, सहनशीलता की परीक्षा मत लो। अंतिम सुबह समझ करके इसको अब तुम वापस चले जाओ। अब मैं ज़्यादा स्टैंड नहीं कर सकता, कहने का मतलब मैं ज़्यादा देर तक तुम्हें इस तरह से देख नहीं सकता, झेल नहीं सकता, तो मुझे अब बहुत कठिनाई महसूस हो रही है। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। अब उन्होंने अतिथि को देवता कहा तो उन्होंने कहा लेकिन देवता का भी आगमन किया जाता है, पूजा अर्चना हो तो हम उसे प्रतिष्ठापित कर उनका आगमन करते हैं, और जैसे ही पूजा अर्चना खत्म होती है हम उनको यथावत जिस स्थान से आए हैं विसर्जित कर उन्हें ये कहते हैं कि सभी आप लोग अपने अपने स्थान पर पधारें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हम सबको आशीर्वाद दें। तो आशीर्वाद देकर अपने अपना स्थान ग्रहण करें। तो कहने का मतलब ये होता है कि देवता के भी आगमन का एक निश्चित समय होता है और उनको भी प्रस्थान देना पड़ता है। तो अगर आप देवता हैं और हम मनुष्य हैं तो हमारे आपके बीच की दोस्ती का तो कोई मतलब नहीं है। तो बेहतर है कि आप देवता बने रहिए और अपने स्थान को प्रस्थान कर जाइए, अन्यथा हम अपने मनुष्य की मनुष्यता पर जब उतरेंगे तो देवता का स्थान जो है वो आसन डोल जाएगा। तो कह करके उन्होंने कहा, ये बताना चाहा कि वास्तव में मनुष्य को किसी के घर जाकर ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए कि व्यक्ति असमंजस में पड़ जाए कि वो क्या करे। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। उन्होंने कहा कि देवता की बात करेंगे, अतिथि देवो भव, तो देवता भी तो दर्शन दे के लौट जाता है, तो तुम अब तो लौट जाओ। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा और देवता बनने का जो सम्मान है, अगर तुम वही चाहते हो, अपने देवत्व को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो तुम वास्तव में लौट जाओ। यह मनुष्य अपनी वाली पे उतरे इसके पूर्व तुम लौट जाओ। कहा कि मनुष्य कभी भी अपनी वाली पर उतर जाता, अपनी मनुष्यता पर, तो वो भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। अपने उचित और अनुचित के ज्ञान की पहचान कराना हो तो उस पहचान से अच्छा है कि तुम उससे पहले तुम चले जाओ। तो अंतिम लाइन उन्होंने लिखा है, उफ तुम कब जाओगे अतिथि। इस उफ में मेजबान का वो दर्द है जिस दर्द को वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा है। हर तरह से उसने प्रयास कर लिया और अंततः बस ये कहा कि आखिर तुम कब जाओगे। मतलब मेरे धैर्य की परीक्षा की अब अंतिम घड़ी चल रही है, मैं अब तुम्हें संभाल नहीं पाऊंगा, उससे बहुत बेहतर है कि तुम अब चले जाओ। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, शरद जोशी ने ये बात याद दिलाई है कि वास्तव में मनुष्य यदि अपना सम्मान चाहे तो अतिथि के भाव को सीमित समय के लिए रखना चाहिए, अन्यथा उसके अंदर का जो भाव है वो समाप्त हो जाएगा और वो न अपने घर का सम्मान का पात्र बचेगा न दूसरे के स्थान का। तो किसी का भी आतिथ्य उतना मत स्वीकार करो
जितना कि सहा ना जा सके। तो फिर इसी के साथ ही पाठ यहाँ ख़त्म हो रहा है, प्रश्नोत्तरों की बारी है। तो बहुत थोड़ा सा पैराग्राफ बचा था जो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं सीधे मौखिक के प्रश्नों पर आ रही हूँ जो आपको लिखवाऊंगी, तो आप तैयार हो जाइए लिखने के लिए। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्नों से प्रश्न को शुरू कर रहे हैं। तो कुछ प्रश्न मैंने आज की कक्षा में आपको करा भी दिया है, फिर भी मेरा है कि बहुत सारे बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं करते, उनके लिए मुझे प्रश्नों के उत्तर तो लिखने ही पड़ते हैं। तो आप मौखिक प्रश्न पर हम आ जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं वो अपना काम कैसे करेंगे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था? अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पे रह रहा था? तो अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पे रह रहा था, और 5वें दिन तो लेखक ने स्वयं ही कहा कि अब मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। तो उत्तर नंबर 1 प्रश्न आप अपने पुस्तक से उतारिए। अतिथि लेखक के घर 4 दिनों से रह रहा था और अभी उसके जाने का कुछ पता नहीं था। उत्तर नंबर 2 प्रश्न है, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी? तो कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा की नम्रता में फड़फड़ा रही थी। तो लिखिए कैलेंडर की तारीखें अपनी नम्रता की सीमा में थी। उत्तर नंबर 3 है। प्रश्न है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? तो उन्होंने बड़े अच्छे से मेहमान को मुस्कुराहट के साथ गले लगाया था। चलिए लिखना शुरू करिए। मेहमान के आने पर पति ने स्नेह से भीगी मुस्कुराहट
भीगी मुस्कुराहट से मेहमान को गले लगाकर उसका स्वागत किया और पत्नी ने सादर नमस्कार करके रात का डिनर उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की भांति 2 सब्जी, रायता और मीठा खिलाकर शानदार तरीके से किया। शानदार तरीके से किया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, दोपहर के भोजन में कौन सी गरिमा प्रदान की गई थी? तो रात के डिनर के बाद लंच की बारी आई थी, तो दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई थी। एक सामान्य उच्च वर्गीय परिवार की तरह सब कुछ दिखाकर उन्होंने डिनर के बाद एक अच्छा लंच भी कराया था, तो लंच की गरिमा प्रदान की गई थी। तो चलिए उत्तर नंबर 4 डालिए। उत्तर नंबर 4 दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई थी, अर्थात डिनर के बाद
लंच को भी शानदार करने की भरपूर कोशिश लेखक ने की। उत्तर नंबर 5। अब उत्तर नंबर 5 है, उत्तर नंबर 5 है, तीसरे दिन की सुबह अतिथि ने क्या कहा। तो तीसरे दिन की सुबह अतिथि ने अपने कपड़े धुलवाने की बात की थी, तो कि लॉन्ड्री में उन्हें कपड़े देने हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि तीसरे दिन की सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन की सुबह अतिथि ने अपने कपड़े धुलवाने का जिक्र किया, तब लेखक ने कपड़े लॉन्ड्री में देने को कहा ताकि जल्दी मिल जाए। उत्तर नंबर 6। अगला प्रश्न है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर डिनर और लंच खिचड़ी में बदल गया। चलिए शुरू करिए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर डिनर का स्थान खिचड़ी ने ले लिया। खिचड़ी ने ले लिया। खिचड़ी ने ले लिया और अधिक रुकने की संभावना पर उपवास की
बारी आने वाली थी। चलिए, तो ये मौखिक प्रश्न आपके पूरे हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। बिल्कुल किनारे हूँ। चलिए, मौखिक प्रश्न पूरे हो गए, इसको रब करती हूँ और आ जाती हूँ लिखित प्रश्नों पर। चलिए, लिखित प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है लिखित का, 25 से 30 शब्दों वाला लिखित का। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? तो लिखित का उत्तर नंबर 1। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? लेखक अतिथि को भावभीनी लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह अतिथि का अतिथि का भरपूर स्वागत कर चुका था। उसके सत्कार का आखिरी छोर भी आ चुका था। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव अब विवशता का पर्याय बन
गया था। लेखक चाहता था लेखक चाहता था कि मेहमान अतिथि जाए तो हम उसे स्टेशन तक छोड़ने जाएं। स्टेशन तक छोड़ने जाएं और सम्मानपूर्वक विदा करें ताकि प्रेम बचा रहे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो पहला प्रश्न ये आपका लिखित का पहला प्रश्न मैंने पूरा किया। अभी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे के प्रश्नों को मैं दूसरे दिन लिखवाऊंगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूँ। तो आगे के प्रश्नों को मैं अगले दिन कराऊंगी, अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।